प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। आज की रिमोट सेंसिंग की इस ई कंटेंट की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एटमॉस्फेयर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसी कड़ी में अगले स्टेप को के ऊपर आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से या सूर्य से स्पेस में ट्रेवल करके हमारी अर्थ के ऊपर आता है और अर्थ में एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। तो एटमॉस्फेयर में ईएमआर के एंटर करने के बाद में एटमॉस्फेयर की जो विभिन्न गैसेस हैं उनके द्वारा ईएमआर का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। यानी ईएमआर का एटमॉस्फेयर के साथ का इंटरेक्शन दो तरह का कहा जा सकता है। एक है जो कि एब्जॉर्प्शन कहलाएगा या अवशोषण, और दूसरा है जिसकी चर्चा हम आज करेंगे वो है स्कैटरिंग। तो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो चुका है, स्कैटरिंग क्या होती है इस चीज को आज हम देखेंगे। स्कैटरिंग से तात्पर्य है कि आने वाला ईएमआर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो वो एटमॉस्फेयर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या वहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स है या वाटर वेपर है उसके साथ जब वो टकराता है, उसके टकराने के बाद में जो ईएमआर का पार्ट स्कैटर चारों तरफ हो जाता है, यानी चारों तरफ बिखर जाता है। एक बड़ा बीम, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक बड़ा बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एटमॉस्फेयर के एक कोने से जा रहा है और अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो एटमॉस्फेयर किसी सॉलिड या लिक्विड की तरह तो है नहीं कि पूरे पार्ट को कवर किया है। एटमॉस्फेयर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर तक स्कैटर्ड होते हैं, तो कंप्लीट बीम जो है वो नहीं टकराएगा। उसके बहुत छोटे छोटे हिस्से, कुछ सन रेज जो हैं या ईएमआर है, वो गैस के पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से या वाटर वेपर से टकराएंगे और उसके बाद में वो स्कैटर हो जाएंगे। स्कैटर होने का तात्पर्य है वो कोई लेफ्ट साइड में चला जाएगा, कोई राइट में चला जाएगा, कोई अपवर्ड्स चला जाएगा, कोई डाउनवर्ड्स चला जाएगा, यानी डायरेक्शन नहीं मालूम है मगर वो स्कैटर कर जाएंगे। तो ये स्कैटरिंग से तात्पर्य होता है। अब स्कैटरिंग अलग अलग तरह की होती है। तो तीन जो अलग मेन प्रकार की स्कैटरिंग है उसको हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। अभी आप जब फिगर देखेंगे उस समय आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ पाएगी। मगर स्कैटर का मतलब है कि कोई भी चीज़ आके कहीं टकराई और वो चारों तरफ बिखर गई। कुछ मानिए कि कपड़े जब धो के लाए जाते हैं और उनको आप निचोड़ के जब क्लॉथ लाइन पर सुखाना चाहते हो तो उससे पहले जब आप जोर से झटकाते हो तो जो बूंदें चारों तरफ बिखर जाती हैं, उसी तरह से वो एक तरह का स्कैटरिंग है। उसी तरह से आने वाला जो सोलर रेडिएशन है या उसका जो बीम है, उसके जितनी भी रेज एयर के मॉलिक्यूल से या डस्ट पार्टिकल से, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल से टकराएंगी वो इधर उधर बिखर सकती हैं। मेजर पार्ट जो है सोलर बीम का वो अर्थ तक रीच करेगा, उन एरियाज को छोड़ के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उस पार्ट को छोड़ के जो कि एब्जॉर्ब हो गया एटमॉस्फेयर की गैसेस के द्वारा। तो यूजुअली शॉर्ट वेवलेंथ के का ईएमआर जो है अल्ट्रा वायलेट या एक्स रेज वाला वो एब्जॉर्ब होता है। अब हम जो स्कैटरिंग के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। स्कैटरिंग जो होती है वो, उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। एक तो कि जिस पार्टिकल के साथ सन की रे या ईएमआर टकराया है उस पार्टिकल का साइज क्या था, एक नंबर। दूसरा, जो ईएमआर की रे उस पार्टिकल के साथ टकराई थी उस रे की वेवलेंथ क्या थी, क्या वो शॉर्ट वेवलेंथ का था या वो मीडियम वेवलेंथ का था या वो लॉन्ग वेवलेंथ का था। तो और तीसरा कि ईएमआर ने एटमॉस्फेयर में कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से बताता हूँ, तीन चीजें हैं। पहली है कि ईएमआर का वो पार्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो रे जो किसी एटमॉस्फेयर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल से या किसी डस्ट पार्टिकल से या एरोसोल से टकराई है,
उस रे की वेवलेंथ क्या थी, एक नंबर। दूसरा, जिस पार्टिकल से टकराई हैं उस पार्टिकल का साइज क्या था। और तीसरा जो है वो है कि एटमॉस्फेयर के कितने बड़े या छोटे एरिया से ईएमआर ने ट्रेवल किया है। ये तीन अलग अलग चीजें आने वाले स्लाइड्स में आप इनको समझेंगे। सबसे पहले हम रिले स्कैटरिंग की बात करते हैं। रिले स्कैटरिंग के अंदर आने वाला जो ईएमआर है, सन से जो सेलुलर रेडिएशन आ रहा है, अब ये देखिए, ये दोपहर का समय है। इस समय ये जो ईएमआर की कब जो बीम आया है उसको इतना लंबा एरिया एटमॉस्फेयर का ट्रेवल करना पड़ा अर्थ की सरफेस तक पहुंचने के लिए। सनराइज के टाइम ये जो ईएमआर है, स्पेस के अंदर तो ईएमआर का कोई लॉस नहीं होता कितनी भी दूर जाए। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे जैसे सन से दूर जा रहा है तो बीम जो है वो वाइडर एरिया की तरफ रीच करते हैं, तो वो जरूर स्कैटर होगा, डिस्पर्स होगा, स्कैटर नहीं होगा। मगर एटमॉस्फेयर में आने के बाद में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ईएमआर ने यहाँ तक रीच करने में, इतना लंबा डिस्टेंस, और यहाँ पर सिर्फ इतना ही, सेम सनसेट के टाइम लंबा डिस्टेंस तय किया है। इससे ईएमआर का एब्जॉर्प्शन भी इस एरिया में बढ़ा है। चूंकि लंबे टाइम तक वो ट्रेवल करेगा इसलिए स्कैटरिंग भी इस बीम की ज़्यादा होगी। इस बीम की ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होगी दोपहर में। इस बीम ने भी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसलिए इसकी स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, और चूंकि ज़्यादा टाइम लंबे लंबे दूरी तक ये एटमॉस्फेयर में रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि सुबह हमारी सन हमारी अर्थ का सरफेस और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म सन की रेज से या सोलर रेडिएशन से होता है। सुबह के समय आपको पता है 7 बजे 8 बजे का जो समय होता है उस समय तापमान कम रहता है। क्यों? क्योंकि सन की रेज एटमॉस्फेयर में लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं, तो काफ़ी पार्ट इनका, इसकी ऊष्मा का कुछ बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर इसने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसलिए छोटा हिस्सा, कम पार्ट एब्जॉर्ब किया है, और तापमान दोपहर में ऊंचे होते हैं। सेम सनसेट के टाइम भी सनराइज जैसी स्थिति रहेगी। तो ये एटमॉस्फेयर में कितना लंबा डिस्टेंस किया, ये वाली बात। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर, कि हमने बात की थी कि ये जो ईएमआर आ रहा है, आप जानते हैं ईएमआर जो है वो एक कोई सिंगल एंटिटी या सिंगल क्वांटिटी तो है नहीं। ईएमआर जो है वो अलग अलग तरह की वेवलेंथ का बना हुआ रेडिएशन है। बहुत छोटी नैनो मीटर की वेवलेंथ की भी का भी रेडिएशन है, माइक्रोमीटर वेवलेंथ का भी रेडिएशन है, और जो है आपका सेंटीमीटर या मीटर की वेवलेंथ का रेडिएशन भी है। तो जो नैनोमीटर की वेवलेंथ का जो रेडिएशन है उसको हम गामा रेज, एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। वो तो अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है अपर एटमॉस्फेयर में। सन के टोटल रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज का रेडिएशन का कंपोनेंट भी कम है, और जो भी कंपोनेंट है वो अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है। अधिकांश सन का रेडिएशन का जो हिस्सा है वो ऑप्टिकल पोर्शन में या विजिबल लाइट वाले पोर्शन में माना जाता है, यानी कि ब्लू से लेके रेड तक, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ये लगभग 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक का एरिया, या 0.65 माइक्रोमीटर का एरिया आप इसका की वेवलेंथ का जो रीजन है उसको मान सकते हो। उसी में अधिकांश सोलर रेडिएशन आता है। तो रिले स्कैटरिंग में क्या होगा? रिले स्कैटरिंग के अंदर अगर सोलर रेडिएशन ने एटमॉस्फेयर में जब एंटर किया तो उसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं, जो ओजोन ने एब्जॉर्ब की उनके अलावा, वो तो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ थी जो अल्ट्रावायलेट रेज के वाला पार्ट था। अब जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो ब्लू वाली होंगी, ब्लू बैंड की जो वेवलेंथ्स हैं 0.4 टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो उन वेवलेंथ भी छोटी हैं। अब जो 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 एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज, जो साइज है वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ा है। ऐसी स्थिति में रिले स्कैटरिंग होती है। तो ये इस रेडिएशन ने यहाँ एंटर किया और ये चारों तरफ ब्लू जो पार्ट है वो स्कैटर होने लगता है।
ये ब्लू पार्ट स्कैटर होने लगता है, इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आने वाले सोलर रेडिएशन की जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं, खासतौर से ब्लू बैंड वाली 0.4 टू 0.5 माइक्रोमीटर वाली, उनका उनकी वेवलेंथ का साइज जो एटमॉस्फेयर की गैसेस के मॉलिक्यूल के साइज है उससे कम होता है, और इसकी स्कैटरिंग होती है चारों तरफ, ऑल डायरेक्शन में। इस स्कैटरिंग के कारण हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। अगर ये स्कैटरिंग नहीं होती तो स्काई जो है वो ब्लैक दिखाई देता। तो स्काई के ब्लू दिखाई देने के पीछे रिले स्कैटरिंग का रोल है। कब? दिन के अधिकांश समय। मगर वह स्थिति सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम थोड़ी बदल जाती है। इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाऊंगा, वहां आपको थोड़ा और क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। ये देखिए, जब इस सोलर रेडिएशन ने एटमॉस्फेयर के लंबे दायरे को पार करना शुरू किया, तो देखिए जब तक इतने दायरे तक पहुंचेगा, इतने में ब्लू बैंड अधिकांशतः स्कैटर हो जाता है। इसके बाद जो वेवलेंथ, ज़्यादातर जो वेवलेंथ बचती हैं वो ग्रीन और रेड जोन वाली होती हैं। इसलिए अर्ली सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम हमें जो होराइजन पे जो स्काई है, जिस साइड में सनसेट हो रहा है या जिस साइड में सनराइज हो रहा है, वो थोड़ा रेडिश या हल्का येलोइश रेडिश पिंकिश हमें दिखाई देता है, ब्लू नहीं दिखाई देता। ब्लू लाइट जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो चुकी है। यहाँ पर क्या स्थिति रहती है कि यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस ही कम ट्रेवल करना है, तो जो स्कैटरिंग ब्लू की कंप्लीट अपर एटमॉस्फेयर में नहीं हुई, लोअर एटमॉस्फेयर तक हो रही है, इसलिए दिन के अधिकांश समय हमें स्काई ब्लू दिखाई देगा। मगर सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम अपर पार्ट जो एटमॉस्फेयर, चूंकि डिस्टेंस लंबा है, तो ब्लू रेडिएशन की ज़्यादातर स्कैटरिंग अपर एटमॉस्फेयर में होगी, और हमें स्काई जो होराइजन पे थोड़ा रेडिश दिखाई देता है। देखिए अगली स्लाइड के अंदर रिले स्कैटरिंग। ये ब्लू लाइट आई और इस पार्टिकल से टकराई और ये स्कैटर हो गई। अब देखिए इसके चूंकि शॉर्ट वेवलेंथ है, इसके स्कैटर का जो एंगल है वो भी बड़ा है। रेड वेवलेंथ वाली लाइट आके टकराई पार्टिकल से, स्कैटर तो हुई मगर ये एंगल इतना अधिक बड़ा नहीं है, तो यानी ब्लू लाइट चारों तरफ स्काई में फैल जाएगी और हमें स्काई ब्लू दिखाई देने लगेगा। इसका एंगल कम है, इसलिए आपको होराइजन के पास का एरिया ही रेडिश नजर आएगा। इस फिगर से आप देखने की कोशिश कीजिए, ये डे टाइम है, दोपहर का समय है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे का। ये देखिए जो सनलाइट आई, उसका जो ब्लू बैंड रेडिएशन का ब्लू जो पार्ट है शॉर्टर वेवलेंथ वाला, वो देखिए ये अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग से स्काई हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, ये अर्थ है यहाँ। और ब्लू का अधिकांश पार्ट चूंकि स्कैटर कर चुका है, और अर्थ के सरफेस तक जो पहुंचा है उसमें ग्रीन वेवलेंथ वाले रेडिएशन की और रेड वेवलेंथ की अधिक अधिक बहुतायत है। सनसेट के टाइम देखिए ब्लू रेडिएशन आया, ये काफ़ी वाइड एंगल में स्कैटर करता है, तो अधिकांशतः अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर गया, और रेड बैंड वाली वेव्स जो हैं वो अर्थ के यहाँ तक पहुंच गई, परंतु इसकी भी स्कैटरिंग होती है पर एंगल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हमें स्काई जो है वो थोड़ा सा रेडिश दिखाई देगा। तो ये रिले स्कैटरिंग है, जो वेवलेंथ जो है ईएमआर की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो वेवलेंथ जिन पार्टिकल्स के साथ एटमॉस्फेयर के जिन पार्टिकल्स के साथ हिट कर रही है उससे छोटी है, यानी वेवलेंथ ईएमआर की कम है, पार्टिकल थोड़े बड़े साइज के हैं। अब और इससे हमें मॉर्न सनराइज और सनसेट के टाइम जो है स्काई थोड़ा सा रेडिश या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, और दोपहर में मिड डे या थ्रू द डे हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। उसके पीछे रिले स्कैटरिंग का रोल है। इसका रिमोट सेंसिंग से किस तरह का संबंध है? देखिए रिमोट सेंसिंग से के अंदर रिले स्कैटरिंग का काफ़ी बड़ा रोल है। ये देखिए ब्लू बैंड का जो रेडिएशन है, चूंकि ये चारों तरफ स्कैटर कर गया है, अब आपका सैटेलाइट एटमॉस्फेयर में ही किसी जगह यहाँ पर होता है, तो अब इस एटमॉस्फेयर पे जो सोलर रेडिएशन अर्थ को आके हिट करेगा और रिफ्लेक्ट होके वापस सैटेलाइट तक जाएगा, उसी को सैटेलाइट एब्जॉर्ब
उसी को सेंस करेगा, रिकॉर्ड करेगा। परंतु ब्लू बैंड का जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में ही के पार्टिकल से हिट होके वो भी सैटेलाइट सेंसर के पास पहुंच रहा है। तो अब सेंसर के पास ब्लू वाला जो रेडिएशन का पार्ट पहुंच रहा है वो अर्थ के सरफेस को नहीं दिखा रहा। अर्थ के सरफेस पे क्या है, वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स से टकरा के हिट होके सेंसर तक पहुंचा। इसलिए अब जो भी इमेज सैटेलाइट के सेंसर ने कैप्चर की है वो इमेज कंटेमिनेट हो गई। कंटेमिनेट होने का मतलब है कि उसमें एब्सोल्यूट एक्यूरेसी या जो ग्राउंड के ऊपर स्थिति है उसको देखने के लिए कुछ ऐसा ही है कि दोपहर में आप कलर्ड सनग्लासेस लगा के बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा आउटसाइड एरिया जो है वो अलग रंग का दिखाई देगा। उसी तरह से ये ब्लू लाइट स्कैटर होके सैटेलाइट के सेंसर तक भी पहुंची है, तो वो अब मिक्स हो गई। ग्रीन रेडिएशन का जो सिग्नल वापस गया है, रेड का गया है, या यहाँ पर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड दिखाई नहीं गए, वो भी अर्थ के सरफेस पर टकरा के पहुंचेंगे। तो अब वो जो वापस सिग्नल पहुंचता है सैटेलाइट के सेंसर तक वो सिग्नल कंटेमिनेट हो जाएगा ब्लू के कारण। इसलिए सेंसर में कई बार तो फिल्टर लगाए जाते हैं कि ब्लू बैंड को फिल्टर कर दिया जाए, यानी ब्लू रेडिएशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाए, या फिर एक अलग बैंड में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये जो रेड और ग्रीन रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन के पार्ट हैं उनको अलग बैंड्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग से में स्कैटरिंग का जो रोल है वो इमेज को कंटेमिनेट करने का या इमेज की क्रिस्पनेस को ख़त्म करने का है। मिक्स सिग्नल आता है अर्थ के सरफेस के सिग्नल के साथ, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के जो रेडिएशन स्कैटर किया है वो भी सेंसर तक आ रहा है। तो आज बहुत से एडवांस रिमोट सेंसिंग के अंदर जो लोग रिसर्च करते हैं उनका काम होता है एटमॉस्फेरिक करेक्शन, यानी सनलाइट EMR का जो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो अर्थ के सरफेस पर क्या फीचर्स हैं उनको समझने में दिक्कत दे रहा है। तो हम किस तरह के फॉर्मूलाज या इंस्ट्रूमेंट्स को ईजाद करें कि इस कंटेमिनेशन को कम किया जा सके, ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है।